मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है दर्शकों, मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आप लोग मेरे पास कुंडली भेजते हैं या मेरे पास कुछ दिखाने आता है तो और मैं समझता हूं इसमें ऐसे दोष या अच्छे शुभ योग हैं या अशुभ योग हैं, तो उनका वर्णन करने क्यों ना आपका भी मार्गदर्शन हो जाए। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करते हैं एक पुरुष जातक की कुंडली का, जो कि परेशान है, असफलता ही हाथ लगती है। जीवन में हर क्षेत्र में असफलता क्यों मिलती है, उसका हमने ये विचार किया। जीवन में हर क्षेत्र में असफलता क्यों मिलती है, बहुत ही गहन अध्ययन है और सामान्य सा विषय है। मैं आपको इस कुंडली में आप अपनी कोई भी मेरा दर्शक अपनी कुंडली स्वयं देख सकता है। इन मोटी मोटी बातों को मैं बहुत ही इस ऐसे साधारण तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो आप अपनी कुंडली में भी देख सकेंगे, जो कि बेसिक है कुंडली का, मेन है कुंडली का। अगर वो सब ठीक है तो आगे सभी देगा। हम जो YouTube पर चिल्ला के बताते हैं लक्ष्मी योग आएगा, फलाना योग आएगा, या ग्रह उधर चला गया वो आएगा, वो सब बात की बातें हैं, वो गहन अध्ययन की बात है। जो पहले मुख्य रूप से देखने वाली चीज है और जिसको कि आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, मैं उसी बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दर्शकों, ये 12 खाने हैं लगन के। ये लगन का खाना है। लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधि करता है। आपकी यहां राशि चाहे मेष आ जाए, यानी 1 2 3 4 कोई भी राशि आ जाए, ये राशियों के स्थायी नंबर है। तो उसमें जो यहां अगर एक आ गया तो मेष राशि है, 2 आ गया वृश्चिक राशि है, 3 राशि आ गई तो मिथुन है, 4 कर्क है, 5 सिंह है, 6 कन्या है, 7 तुला है, 8 वृश्चिक राशि है, 9 धनु और 10 मकर और 11 कुंभ राशि और 12 मीन राशि है। इस तरह से तकरीबन सभी जानते हैं। तो वो यहां पर जो आ जाए उसका लगन कहते हैं। उसका स्वामी जो होगा वो लग्नेश होते हैं। लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। अगर आपकी कुंडली, आप मान लिया कुछ कोई भी बोल रहे हैं, आपकी कुंडली में यहां पर 1 आ गया तो मेष लगन है और उसका स्वामी मंगल होता है। वो मेष लगन और मंगल स्वयं आपका प्रतिनिधि करता है, तो उसको देखना अनिवार्य है। लगन और लग्नेश की स्थिति आप अपनी पत्रिका में देखिए। आपकी जो पत्रिका है उसमें लगन किस हिसाब से है, लगन पीड़ित है या लग्नेश पीड़ित है या कौन से भाव में है, तो उसको देखना अनिवार्य है। पंचम भाव और पंचमेश, दर्शकों जैसा मैंने लगन का भाव बताया, तो द्वितीय भाव धन और परिवार का है, तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का है, चतुर्थ भाव माता का, घरेलू सुखों का भाव है, और पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है, छठा भाव रोग शत्रु का भाव है, सप्तम भाव व्यवसाय व्यापार और जीवन साथी का है, अष्टम भाव मृत्यु और कष्ट का है, नवम भाव भाग्य भाव और धर्म भाव है, दसम भाव पिता के सुख का और व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है या नौकरी में प्रतिष्ठा का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वादश भाव खर्च का भाव है। किसी भी कुंडली में छठा, आठवां, 12वां भाव ये अशुभ भाव पर प्रभाव कहे गए हैं, ये इनके अशुभ प्रभाव गए हैं। तो पंचम भाव और पंचमेश, पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है, उसको भी देखना जरूरी है। क्यों, हर जातक को पैदा हो जाने के बाद में फिर शिक्षा संतान भी चाहिएगी, शादी भी चाहिएगी। और नवम भाव और नवमेश, नवम भाव और नवमेश भी देखना चाहिए क्यों भाग्य है, भाग्य का भाव है। और सप्तम भाव सप्तमेश और दसम भाव और दशमेश ये भी देखना चाहिए। सप्तम भाव कैसा है, क्यों स्त्री का भाव है, व्यवसाय का भाव है और पार्टनरशिप का भाव है। और दसम भाव और दसमेश, दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, शीर्ष कौन है। एकादश भाव भी देखना चाहिए, आमदनी का भाव है। एक प्राणी को जन्म लेने के बाद में ये मूलभूत सुविधाएं हैं। तो जन्म लेने के बाद एक समाज में रहना है, शिक्षा भी चाहिए, शादी भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए और व्यवसाय भी चाहिए और आमदनी भी चाहिए।
ताकि अपनी इस लंबी आयु का वो यापन कर सके। अगर यही आपके भाव पीड़ित हैं तो हर एक क्षेत्र में असफलता मिलेगी। इन्हीं चीजों का ये मुख्य बिंदु है हर एक कुंडली में। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपकी किसी भी लगन की कुंडली है तो यह लगन का भाव और पंचम भाव और नवम भाव, लगन का भाव के स्वामी के पंचम भाव मित्र होगा, नवम भाव में मित्र होगा, या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि लगन का भाव लग्नेश कुंडली का संचालक होगा और पंचमेश और नवमेश वे उसके सहायक होंगे। वो जहां पर भी दृष्टि और शुभ डालेंगे उसका शुभ प्रभाव मिलेगा। ये तीन ग्रह लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये तीन ग्रह प्रबल होने चाहिए। क्यों? बिना जरूरत तो इन सभी की है, तीसरे भाव की भी है, पराक्रम तो चाहिए, लेकिन अगर ये चीज नहीं है, भाग्य भाव ही साथ नहीं देता तो पराक्रम कहां लेके जाएंगे? अगर लगनेश ही डूब गया तो पराक्रम कहां लेके जाएंगे? आमदनी भी चाहिए, लेकिन बेसिक चीज ये है, ये तीन ग्रह अगर जहां पर भी प्रभाव डालेंगे वो आपको शुभ प्रभाव देंगे। अगर ये ग्रह पीड़ित हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये तीनों ग्रह कुंडली को संचालक देने वाले हैं। लग्नेश जातक का प्रतिनिधि है तो पंचमेश और भाग्येश उसके सहायक हैं। इन तीनों का प्रमुख रोल है। वैसे मैंने बताया कि सब तो साथ भी चाहिए, कार्य व्यवसाय भी चाहिए तभी तो होगा, स्त्री भी चाहिए तभी तो होगा, सारी चीजें चाहिए और सुख भी चाहिए, सभी होगा। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, आमदनी आ जाती है तो सुख भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है तो, लेकिन मूल चीज ये तीन है। इन तीनों के ऊपर अगर ये तीन चीज ठीक है तो अपने आप कैसे ना कैसे उसको अरेंज हो जाता है। तो इसी जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसको कि जीवन में हर क्षेत्र में असफलता क्यों मिल रही है, उसकी असफलता मिलने का क्या कारण है। 10 को जातक का जन्म 8 नवंबर 1986 शुक्ल पक्ष 7 उत्तराषाढ़ा चरण 4 शनिवार को हुआ। उत्तराषाढ़ा के सूर्य है ग्रह। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ, कन्या लगन के 12 डिग्री विराजमान है, वहीं पर केतु 25 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में तुला राशि में नीच राशि में सूर्य है और शुक्र 17 डिग्री लेकर के अस्त है। शुक्र 17 डिग्री लेकर के अस्त है। तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में बुध 3 डिग्री लेकर के 12 मिनट विराजमान है और सूर्य से अस्त है, और वहीं पर शनि 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा है 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल उच्च राशि का 24 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में गुरु 19 डिग्री लेकर के विराजमान है और सप्तम भाव में राहु मीन राशि में 25 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। जातक राहु गुरु की महादशा 10/3/22 से लेकर के 11/3/38 तक भोग रहा है। अभी गुरु की महादशा चली है। 10 को कन्या लगन। कन्या लगन द्विस्वभाव राशि है। इनकी बातों के दो अर्थ निकलते हैं। इनको पूरे कार्य करने में जल्दी करते हैं और सोच विचार के कार्य नहीं करते तो गलत भी हो जाता है इनका। अत्यंत भावुक होते हैं, अपनी भावनाओं को ये नियंत्रण नहीं रख सकते। ऐसे जातक दिन में स्वप्न लेने वाले होते हैं और इनकी योजनाएं चारपाई पे पड़े हुए बनती हैं। मैंने ये करना है, वो करना है, ये करना है, इस तरह से योजना बनाएंगे और जैसे ही चारपाई छोड़ी तो योजना भी गायब हो गई। ये हमेशा दुअर्थी बात करते हैं। इनका बात का अर्थ निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ स्वार्थी किस्म के भी हो जाते हैं। लग्नेश बुध तीसरे भाव में है, अस्त है। अभी आप यहां पर देखिए, जब लगन का स्वामी तीसरे भाव में अस्त हो गया, और जैसा मैंने पहले बताया लगन और लग्नेश की स्थिति, जब लग्नेश अस्त हो गया और लग्नेश आपका प्रतिनिधि है, स्वयं का प्रतिनिधि है। लग्नेश का अर्थ होना, इसका मतलब आप अस्त हैं, आप प्रकाशमान नहीं हैं। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है। मैंने पहले भी बताया कि द्वादश भाव खर्च का भाव है। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में नीच राशि में है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, बंधन का भी भाव है। तो यहां पर सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होने के नाते, नीच राशि में होने के नाते उसने शुक्र को भी अस्त कर दिया। शुक्र की बात आगे करेंगे। ऐसा जातक कंजूस प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि बंधन का है, बंधन में रहेगा
और एक पैसा खर्च करने के लिए भी 3 बार सोचेगा कि ऐसा खर्च करने से मुझे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, और फिर भी पूरा धन इस तरह से खर्च हो जाएगा अब उसको पता ही नहीं होगा कि धन कहां चला गया। ऐसे जातक की वाणी भी कठोर होती है और लोग भी घृणा करते हैं, कोई भी सहयोग नहीं करना चाहता। कुटुंब में प्रभाव देगा, कुटुंब का सुख में कमी का कारण बनेगा और धन हानि होगी। बाहरी स्थानों से, क्यों बाहर विदेश का भाव बना था, बाहरी स्थानों, घर से बाहर के स्थानों में परेशानी आएगी, उनसे संबंध कमजोर होगा और खर्च के मामले में परेशानी होगी। सूर्य सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को, मेष राशि को देख रहा है। जातक की आयु तो अच्छी होगी, दीर्घ आयु होगा, और ऐसे जातक को जब नीच का सूर्य हो जाता है तो पथरी के रोग होने की शिकायत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है पंचम भाव में, और चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है। संतान के पक्ष में लाभ, विद्या का नाम, आमदनी अच्छी होगी। चंद्रमा पर शनि का प्रभाव आ गया है, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव आ गया तो त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। तो यहां पर शनि से चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव आ गया और चंद्रमा पर केतु का प्रभाव भी आ गया। आगे हम बताएंगे केतु का कैसे, पर फिलहाल शनि का सोचो कि चंद्रमा पर शनि का प्रभाव आ गया, पीड़ित है। चंद्रमा भी एक लगन है, चंद्र लगन भी पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। अष्टम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में चला गया, रुच राशि में चला गया, तो गूढ़ ज्ञान होगा। ऐसे जातक पीएचडी तक भी कर सकते हैं। गूढ़ ज्ञान, शिक्षा अच्छी होगी, संतान में कुछ परेशानी आ सकती है क्योंकि मंगल यहां पर शिक्षा देगा, संतान में थोड़ी सी परेशानी आएगी। आयु लंबी होगी क्यों, चतुर्दशी से अपनी राशि को देख रहा है, आयु तो उसकी लंबी होगी, परंतु आमदनी कमजोर होगी क्यों, नीच राशि से देख रहा है। यहां पर नीच राशि से देख रहा है मंगल, आमदनी कमजोर होगी। और मंगल द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक होगा, तो खर्चा यहां पर द्वादश भाव में अधिक कर रहा है। यह मंगल का प्रभाव। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कन्या लगन के लिए 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है। गुरु का केंद्रापति दोष भंग नहीं हो रहा है। गुरु एक किस्म से ये समझ लो, इस कुंडली में कुछ नहीं बैठा, कुछ नहीं कर रहा। गुरु का होना ना होना एक ही बात है, क्योंकि केंद्राधिपति दोषी है और गुरु को सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष लग जाता है। 2 केंद्र का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, और इनका स्वामी छठे भाव में आ गया। माता के सुख में कमी, पत्नी के सुख में कमी का कारण बन गया। केंद्राधिपति दोषी है, उसका भंग नहीं हो रहा। दुर्भाग्यशाली है, पत्नी का रोनिया इस जीवन साथी की तरफ से दुर्भाग्यशाली होगा। पत्नी रोगी होगी, झगड़ालू होगा और वह बार बार मायके चली जाएगी और पत्नी के सुख से वंचित होगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास नहीं, दैनिक कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी क्योंकि इसका स्वामी छठे भाव में चला गया, इससे द्वादश भाव में चला गया। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव से द्वादश में चला गया तो जीवन साथी के सुख में कमी, व्यवसाय में परेशानी, ये सारी दिक्कतें आएंगी। और सुख का भाव है, माता का भाव है, उसमें भी सुख में कमी का कारण बनेगा। तो जातक को किसी प्रकार का सुख नहीं, ना पत्नी का सुख है, पत्नी रोगी होगी, बार बार पर झगड़ा करेगी, मायके चली जाएगी, अधिक समय मायके में रहेगा और सुख की भी हानि होगी। अब बात करते शुक्र की। दर्शकों, शुक्र कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है। शुक्र द्वितीय भाव धन भाव में अपनी राशि में है, धन अच्छा दे सकता है, कुटुंब का सुख अच्छा दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो शुक्र अस्त है, धन की कमी हो गई और नवम भाव भी अस्त हो गया, नवम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, तो भाग्य भी साथ देना बंद कर दिया। भाग्य भी साथ नहीं देगा क्योंकि शुक्र अस्त है। शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र भौतिक सुखों का दाता है। और शुक्र अस्त हो गया, अपने भाव से छठे में हो गया, अपनी राशि में ही शुक्र कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि सूर्य बलवान है, सूर्य से अस्त है, 4 डिग्री का फर्क है, ना के बराबर है, तो कोई फायदा नहीं हुआ।
परंतु अस्त है, कमजोर प्रभाव। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी है, दोनों का देगा। पंचम भाव शुभ भाव है तो छठा भाव रोग शत्रु का है, परेशानी वाला भाव। शनि तृतीय भाव में है, भाई बहनों से झगड़ा करता रहेगा और उनसे परेशानी भी होगी, खर्च भी अधिक होगा, हमेशा परेशानी। स्त्री शनि यहां से तीसरी दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान के लिए अपनी राशि में देख रहा है, लेकिन शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है और शनि मंगल को भी पीड़ित कर रहा है। शनि का प्रभाव मंगल पर भी है, लेकिन यहां पर अष्टमेश पंचम भाव में है, शिक्षा दे रहा है। मंगल तो पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं। अब शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर भाग्य भाव पर है, तो शनि यहां पर भाग्य की उन्नति करने में तत्पर रहेगा। शनि धीरे से देता है, परेशानी परिश्रम अधिक कराता है, लेकिन देगा। और दसम दृष्टि से शनि यहां पर द्वादश भाव में खर्चा अधिक कराएगा। द्वादश भाव में द्वादश भाव को शनि अपनी दसम दृष्टि से देख रहा है, तो खर्चा अधिक कराएगा। ये शनि का प्रभाव आ गया। अभी बात करते हैं राहु का। राहु दर्शकों सप्तम भाव में है, मीन राशि का राहु है। स्त्री और दैनिक रोजगार में परेशानी का सामना, नीच कुल की स्त्रियों से उसके संबंध भी हो सकते हैं, सामाजिक अपमान भी मिल सकता है और रोजगार में स्थिरता नहीं, परेशानी आएगी। पंचम दृष्टि से यहां पर आय के भाव को देख रहा है कर्क राशि को, तो आय में कमी देगा, आमदनी में कमी का कारण देगा। और सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, दिमाग को अस्थिर करेगा, दिमाग को अस्थिर करेगा। पंचम दृष्टि से नवम दृष्टि से राहु शनि को भी पीड़ित कर रहा है। शनि पंचमेश है और राहु पूर्वजों का कारक है, पितामह है। राहु ने शनि को भी पीड़ित कर दिया। अब बात करते हैं केतु की। केतु लगन में है, कष्ट होगा, चिंताएं होगा, शरीर में चोट का योग बनता है। पंचम दृष्टि संतान हानि को बनेगा। यहां पर केतु भी अशुभ प्रभाव देख रहा है, चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है। चंद्रमा की डिग्रियों में फर्क है, मंगल को पीड़ित कर रहा है। यहां पर केतु का प्रभाव भी अशुभ हो गया और केतु का प्रभाव सप्तम भाव में भी अशन हो गया। विवाह संबंधित परेशानी आएगी। केतु भाग्य में देख रहा है, भाग्य में परेशानी देगा। तो यहां पर ये हमने आपको सभी ग्रहों का प्रभाव बताया, सभी ग्रहों का सामान्य प्रभाव बताया। अभी बात करते हैं लगन और लग्नेश की स्थिति। जैसा मैंने पहले बताया था, लगन और लग्नेश, कोई भी लगन और लग्नेश हो वह जातक स्वयं है। इस जातक की ये कुंडली है, इसके लगन में केतु और राहु का प्रभाव हो गया, पीड़ित हो गया। लगन में केतु राहु का प्रभाव हो गया, राहु मायावी है, दिमाग अस्थिर नहीं रहेगा। और दूसरी बात, लगन का स्वामी अस्त हो गया, तो जिसकी कुंडली है वो अस्त हो गया, वह प्रभाव, उसको कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। जो भी वो काम करेगा तो उसको पूरा श्रेय नहीं मिलेगा, तो लग्नेश अस्त हो गया, यहां पर लगन का स्वामी अस्त हो गया। उसके बाद पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति। पंचम भाव में मंगल शुभ तो लेकर के आया, अष्टम भाव का स्वामी है, चंद्रमा भी शुभ लेकर के आया। हालांकि ग्रह रचना के हिसाब से चंद्रमा एकादश भाव का और मंगल यहां का है दसम भाव का, अष्टम भाव का, तृतीय भाव का है, कोई योग नहीं बनता। लेकिन आमदनी को एक दे रहा है, एक ले रहा है, वो बात छोड़ दो, चलो मान लिया। लेकिन चंद्रमा और मंगल भी दोनों केतु से पीड़ित हैं, केतु से चंद्रमा मंगल पीड़ित है और शनि से भी पीड़ित है। यानी चंद्रमा भी पीड़ित है और मंगल भी पीड़ित है, और चंद्रमा पर और मंगल पर केतु और शनि का भारी प्रभाव है। तो यहां पर संतान की दिक्कत आ गई। शिक्षा तो जैसे तैसे मिल गई क्योंकि मंगल है, लेकिन मंगल शनि की तो परवाह नहीं करता, तो उससे सुपरलेटेड है। लेकिन केतु ने मंगल को इस तरह से पीट दिया, संतान देने में समक्ष नहीं है। दूसरा, राहु ने पंचमेश को पीट दिया, संतान की दिक्कत आ गई। तो पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति अशुभ बनी, जातक को संतान संबंधित परेशानी आ गई। नवम भाव और नवमेश की स्थिति, यह नवम भाव है और नवमेश की स्थिति, नवम भाव भाग्य भाग का भाव है। भाग्य भाग का स्वामी शुक्र अस्त हो गया, भाग्यहीन हो गया। भाग्य भाव का स्वामी अस्त हो गया, भाग्य में साथ नहीं। और दूसरा, केतु की अशुभ दृष्टि यहां पर आ रही है, तो केतु भी पीड़ित है। तो नवम भाव और नवमेश का भी प्रभाव नहीं मिलता। जो भी काम करता है उसका भाग्य साथ नहीं देता, आप ऐसा मान करके समझ लो।
सप्तम भाव सप्तमेश और दसम भाव दशमेश। अब इस सप्तम भाव, जैसा कि रोजगार के लिए और जीवन साथी के लिए सप्तम भाव देखना जरूरी है, तो सप्तम भाव में राहु का प्रभाव और केतु का प्रभाव ये अशुभ बनता है। इसमें दैनिक रोजगार में परेशानी और नीच स्त्रियों से संबंध भी हो सकते हैं, सामाजिक अपमान भी हो सकता है। यहां पर राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो सप्तम भाव में भी बात नहीं बनी। और सप्तम भाव का स्वामी गुरु यहां पर छठे भाव में चला गया, तो ऐसे जातक का जीवन साथी चाहे पुरुष हो या स्त्री हो हमेशा बीमार रहेगा और केंद्राधिपति दोषी हो गया, कुछ फालतू फायदा तो मिल ही नहीं रहा है, तो सप्तम भाव के भी गुणों की हानि होगी। क्योंकि सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है जो सप्तम भाव को ऊंचा उठाए, जो पत्नी के साथ मधुरता की संबंध बनाए, ऐसा कोई ग्रह नहीं देख रहा, सिर्फ राहु केतु का ही प्रभाव है और सप्तम छठे भाव में है, तो कहां से मिलेगा, कहां से दैनिक व्यवसाय रोजगार मिलेगा। तो दैनिक व्यवसाय की भी हानि हो गई और सप्तम भाव की भी हानि हो गई, सप्तम भाव की भी हानि हो गई, दैनिक व्यवसाय की भी हानि। अब चलते दसम भाव और दशमेश। दसम भाव शीर्ष कोण है, पिता के सुख का भाव का है और हम जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं उसमें सम्मान दिलाने वाला भाग है दसम भाव। दसम भाव का स्वामी बुध है, दसम भाव का स्वामी बुध भी अस्त हो गया, तो यहां पर दसम भाव भी का स्वामी बुध हो अस्त हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कमी का कारण बन गया। दसम भाव भी बुध हो गया। अब दसम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी तो एक ही बुध है, एक ही ग्रह है। लगन यानी कन्या राशि का लगन है तो दसम भाव में मिथुन राशि, दोनों का स्वामी बुध एक है, बुध यहां पर आ गया और बुध दसम भाव के लिए दसम भाव से छठे भाव पर है, तो कोई योगदान नहीं मिलता। वैसे बुध ये माना अब सूर्य के 21 है, 21 और 9 12 डिग्री पर है, उदय होने वाला है, लेकिन दसम भाव से छठे भाव पर दसम भाव के साथ छठा अष्टक योग बना रहा है। और जब दसम भाव का स्वामी तीर्थ भाव में होता है, यह दसम भाव के स्वामी के लिए तीर्थ भाव की सबसे खराब होती है, उसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, तो यहां पर भी यह हानि की बात हो गई। अब दर्शकों देखा, ये बेसिक फैक्टर है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लगन लग्नेश, पंचम भाव पंचमेश, सप्तम भाव और नवमेश और दसम भाव आमदनी के भाव। इस जातक की यहां पर आमदनी में भी लड़खड़ाहट है। चंद्रमा दे रहा है तो मंगल छीन रहा है, चंद्रमा दे रहा है मंगल छीन रहा है और राहु इसको पीड़ित कर रहा है। यानी यहां पर एक चंद्रमा देने वाला है और मंगल और राहु छीनने वाले हैं, तो पल्ला किसका भारी हो गया, नहीं देने वालों का। दसम भाव का स्वामी लग्नेश का भाव स्वामी अस्त है, तो जातक खुद ही अस्त है, तो ये भी। और पत्नी और व्यवसाय और रोजगार का भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया और उसमें राहु केतु का प्रभाव है, तो ये भी अस्त हो गया, ये भी बात बनी नहीं। अब आप देखिए, इसमें भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा, व्यवसाय इसका कमजोर हो गया, संतान इसका सुख नहीं, पत्नी का सुख इसका नहीं, जीवन में हर क्षेत्र में असफलता क्यों मिलती है, तो सब असफलता ही मिलेगी। लग्नेश ठीक नहीं, पंचम भाव पंचमेश ठीक नहीं, राहु का प्रभाव है, एकादश भाव आमदनी को ठीक नहीं, छुटपुट काम ठीक नहीं, सप्तम भाव का स्वामी यानी स्त्री भी उसको सहयोग नहीं दे रही, भाग्य भी सहयोग नहीं दे रहा, भाग्य भी सहयोग नहीं दे रहा, स्त्री भी सहयोग नहीं दे रही और लग्नेश खुद अस्त है, तो कहां से उसका काम चलेगा। तो बेसिक चीजें हमको देखने की जरूरत है। आप अपनी कुंडली में ही इन चीजों को देख लो, आप आधे ज्योतिषी आप बन जाओगे। नहीं समझ में आता तो मेरे से फोन करके पूछ लेना, मेरा काम आपको समझाना। ये बेसिक फैक्टर है, लगन का भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनकी स्त्री और साथ में सप्तम दसम और एकादश भाव। अगर आमदनी भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, सामाजिक में रहना, बच्चे भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, भाग्य भी साथ दे, तो भाग्य साथ नहीं देगा तो कैसे होगा। मैं हमेशा बताता हूं कि नीति, पुरुषार्थ और भाग्य, अगर ये तीनों चीज ठीक है तो पुरुषार्थ तो आप कर लोगे, लेकिन भाग्य भी साथ देना चाहिए, तो यहां नहीं है। यहां तो ये भी पीड़ित है, पुरुषार्थ भी पीड़ित है, राहु से, राहु की जब नव दृष्टि आती है तो ये पुरुषार्थ वाला तीसरा भाव भी पीड़ित है, तो कहां से जातक की आसान होगी। यह जातक मेरे वीडियो देखकर कहा, गुरुजी मेरा भी कुछ मार्गदर्शन करो। 14 और 23 37 साल की आयु हो गई है, अभी तक भी इसको स्टेबिलिटी नहीं मिली है। मैंने आज इसका
आपके सामने इनका दोष और प्रभाव का वर्णन किया। भारी पितृदोष है। दर्शकों, किसी भी कुंडली में आप अपनी कुंडली देख लो, ये कारक ग्रह जो भी हैं, दसम भाव का स्वामी होगा, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का, सप्तम भाव का स्वामी और लगन भाव का, ये जातक को ऊपर उठाने वाले हैं। अगर ये ग्रह अगर अशुभ स्थिति में है, या जो ग्रह आपको ऊपर उठाने वाले हैं और वो किसी तरह से पाप ग्रह से पीड़ित है, तो एकदम सीधा आंख मिस लो, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है, उसी को पितृदोष कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पितृदोष वही है जिसके कि पूर्वज अतृप्त आत्मा में है, वो भी होता है, लेकिन मैं ये बताता हूं कोई भी ग्रह जो आपको ऊपर उठाने वाला है, चाहे रोजगार देने वाला है या पत्नी है या पुत्र है या शिक्षा है, अगर वो किसी पाप प्रभाव से पीड़ित है, उसमें रुकावट आ रही है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं हर आदमी की हैं, शिक्षा, संतान, विवाह और व्यवसाय और आमदनी। अगर इनसे संबंधित कहीं भी पाप प्रभावित है, नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म को कर्मों का फल है, उसको पितृदोष माना जाता है। आप उन कर्मों के प्रायश्चित के लिए नारायण बलि श्राद्ध करो, और उसका दूसरा कोई विकल्प कहीं पर भी नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में नारायण बलि श्राद्ध जो है भगवान विष्णु की पूजा है, उसमें यह संकल्प लिया जाता है कि मेरे पूर्व जन्म को जितने भी मैंने अशुभ करे उनके प्रायश्चित हेतु मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, वो आप करो। उसके बाद आपको मंगल केतु की शांति कराओ। कालसर्प योग है, केंद्र में राहु केतु है, भल कालसर्प योग है, उसकी शांति कराओ। पूरे केंद्र खाली हैं, पूरे केंद्र खाली हैं, और सब बताया जाता है कि इंद्र भगवान के घर में भी जन्म लेख से दरिद्र रहता है, तो कहां से बात बनेगी। कहीं पर भी कोई ग्रह नहीं, राहु केतु का साम्राज्य है केंद्र में, और बाकी तो कहीं है नहीं। गुरु केंद्राधिपति दोष में फंस गया, गुरु इन दोनों केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोष में फंस गया, फल नहीं दे रहा। ये दोनों केंद्र लगन का भाव और दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया, प्रभाव कहां से मिलेगा। भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, तो सारी चीजें तो कहां से मिलेगा। फिर दोष निवारण करें। उसके बाद भागवती लोटक, भागवती लॉकेट बुध का, शनि का और शुक्र का गले में धारण करें, और सूर्य को लगातार जल दें। बुध अस्त है, बुध भगवान विष्णु का स्वरूप है, और बुध कुल देवता है आपका। कहीं ना कहीं कुल देवता भी आपके नाराज हैं, अपने कुल के अनुसार आपकी कुल देवता की आराधना करते रहें। मैं कहता हूं 5-6 महीने में आपकी स्थिति ऐसे, आप अगर अभी मेरे भावुक जो है तो उनकी सुधरती चली जाएगी। ये मेरा अनुभव है और मैंने किया हुआ है और बहुतों को बताया हुआ है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा। तो ये मैंने आपको आज बेसिक चीज बताई, आप पत्रिका में देखो, बाकी तो जब जाना ये 3-4-5 चीज जो मैंने बताई वो आपकी पत्रिका में अच्छे है, तो गहन अध्ययन की जरूरत है न। अगर यही लड़खड़ा रहे तो पहले उन्हीं को ठीक कीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। दर्शकों, मैंने युग की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष पूजा की जाती है। शास्त्रों के साथ हमने ध्यान में, पुराणों में, शास्त्रों में पढ़ा भी है, और उसको हाँ अमल भी लाया है, और हमने अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया है। और जब पूजाएं होती है तो इन पूजा में उनके पूरे प्रकट हो जाते हैं। जरूरत है उसको करने की। आप कोई भी आप बिना उसका प्रायश्चित किए आप दान देंगे, जप करेंगे, कुछ नहीं फायदा होगा जब तक कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर ले। तो आप प्रायश्चित कर लो डंके की चोट पर। मैं आपको बताता हूं, मैं अपना विश्वास दिलाता हूं, 3 महीने के बाद ही आपकी स्थिति सुधर जाएगी। जरूरत आपको करने की। ऋषि ज्योतिष हास्य पत्रिका लिखता है, ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणगान प्रक्रिया आपको बिना किसी शुल्क के भेजता है। जरूरत है ऋषि ज्योति के साथ जुड़ने की। दर्शकों, आपका मैंने मार्गदर्शन किया, आप सोचते हो कि ये वीडियो किसी के लिए ज्ञानवर्धक है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो कहूंगा इसको लाइक करें। दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब है, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।